नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुक मास्टर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख लिया होगा, हम कक्षा 10 के गणित विषय के वर्कबुक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपने पिछली कक्षा में वर्कशीट फर्स्ट यानी कार्यपत्रक प्रथम का 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या रहेगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है 5, 15 और 20 का लस और मैसे ज्ञात कीजिए। अपने को 5, 15 और 20 के लस व मैसे ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो वही तरीका अपना रहेगा। कल मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सरल करने के पहले दी गई संख्याओं के अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य संख्या आपको कल मैंने बताई थी कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कुछ संख्याएं मैंने आपको लिखने के लिए बोला था और कुछ लिख के भी बताई थी। 7, 11, 13, 17 और 19 इस क्रम में आगे बढ़ती जाती है। ये संख्याएं या तो अपने स्वयं के टेबल में आती है, खुद के पढ़े में आती है, या फिर इनके केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं, एक और स्वयं। अब 5 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो क्या आएगा। 5 के अभाज्य गुणनखंड, पांच का अभाज्य गुणनखंड 5 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 5 के गुणनखंड 5 ही बनेंगे। और इनको अगर घात के रूप में अपन लिखें तो 5 की घात 1। इसी प्रकार 15 के अपन देखें तो 15 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या बनेंगे। 15 के अगर सारणिक बनाकर अपन देखना चाहें तो देखिए 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, तो इसमें 3 का भाग देंगे। नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 का से अपन डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 5 बार, और 5 को अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो 15 के गुणनखंड बने 3 इंटू 5, दोनों एक ही बार है, तो इनकी घात के रूप में लिखें तो क्या आएगा 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो क्या आएगा। 20 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे तो भाग जाएगा 10 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 5 बार, फिर से 5 का भाग गया तो 1 बार। तो इसके गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसको मैं अगर घात के रूप में लिखूं, 2 बार आया है तो आधार समान में उन पर घातें जुड़ जाती है। 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब देखो दी गई किसी भी संख्या की अगर अपने को लस और मैसे ज्ञात करना है तो अपने कल वाली जो क्लास थी, पीछे वाली क्लास, उसमें चर्चा की थी कि अगर लस से निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है अपने को, और अगर मैसे से निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी है। तो देखो पहले अपन लस से निकालते हैं। 5, 15 व 20 के, तो देखो क्या आएगा। 5, 15, 20 के मैसे निकाले तो अपने को अधिकतम घात लेनी है। लस के लिए अपन क्या लेते हैं? अधिकतम घात। तो 5 के देखो यहाँ पे भी 5 की घात 1 है, यहाँ पे भी 5 की घात 1 है, यहाँ पे भी 5 की घात 1 है। तो सबसे पहले मैं 5 के लिख लेता हूं, तो 5 की घात अधिकतम और न्यूनतम यही होगी। अब एक गुणनखंड अपना 3 हो, तो यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात है नहीं तो 0 है, यहाँ पे 3 की घात है नहीं तो 0, तो इसकी अधिकतम घात बनेगी 3 की घात 1। अब बच गया अपना 2 गुणनखंड, 2 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है तो 0 है, यहाँ पे नहीं है तो 0 है, तो अधिकतम घात लेनी अपनी, तो 2 की घात कितनी आएगी? 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके अपन सरल करते हैं तो देखो क्या आएगा। 5 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 12 पंजो 60, यानी कि इनका लस प्राप्त हुआ अपने को 5, 15, 20 का 60। इसी प्रकार अपन मैसे निकालेंगे तो मैसे कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेंगे अपन। 5, 15 व 20 का अपन मैसे निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ के लिए कल बताया था कि किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उनकी अभाज्य गुणनखंडों की अपने को न्यूनतम घात लेनी होती है। तो अपन यहाँ से देखें तो पहले 5 की बात कर लेते, तो यहाँ पे 5 की घात 1, यहाँ पे भी 5 की घात 1, यहाँ पे भी 5 की घात 1, यानी न्यूनतम अधिकतम घात यही बनेगी। यहाँ पे देखो 3 की बात करें, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 0 है, यहाँ पे नहीं है तो 3 की घात 0, तो न्यूनतम घात बनी 3 की घात 0। ऐसे अपन 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे नहीं है तो 2 की घात 0 हो गई, यहाँ पे 2 की घात 0। इसी प्रकार न्यूनतम घात देखेंगे तो क्या आएगी? 2 की घात 0। और कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि घातांक नियम में अपन पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो आपको यहाँ पे इसको सरल करते समय ध्यान रखना है। 5 की घात 1 है, इसकी घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। 2 की घात 0 तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
5 एकम 5। तो देखो अपन ने देखा कि 5, 15, 20 का लेस है तो प्राप्त हुआ 60 और में से प्राप्त हुआ 5। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन चर्चा करें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो देखो इसको हल करते हैं, अपने को क्या मिलेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपन ने कल देखी थी, क्या थी, एक मात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में भी कल अपन ने चर्चा की थी 4। क्योंकि देखो 2 और 3 केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन 4 देखो खुद स्वयं की टेबल के खुद की टेबल के अलावा 2 की भी टेबल में आता है, इसलिए इसके 2 से अधिक गुणनफल बनेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बनी थी 4 और इनका गुणनफल पूछा, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा। देखो गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 4, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें जो अपने पिछली क्लास में इस पे चर्चा कर ली, इसलिए मैंने आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, सीधे कल बता दिया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, एकमात्र सम भाज्य संख्या भी 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसका गुणनफल अपने से पूछा गया, तो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा अपने को 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे क्या पूछा गया। देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी 2 अपरिमेय संख्या हो, उनके बीच में अनेक यानी अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी 2 संख्याओं के बीच कोई भी संख्या हो सकती है, वो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है, उनके बीच में अनंत परिमेय और अनंत या अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई भी 2 परिमेय संख्या है तो इन दोनों के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत ही अपरिमेय संख्या हो सकती है, या अनेक परिमेय या अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था अपना 8, इसमें पूछा गया था कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये अनंत का साइन होता है, आधा आठ की तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर अपना। तो 9वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। इसमें बीजगणित रूप में लेसन में से पूछा गया है 6 x की घात 4 y व 12 x y का मैं से क्या कीजिए, का मैं से क्या होगा। देखिए इसको अपन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को मैथ से यानी एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम निकालना हो चाहिए, एलसीएम निकालना हो यानी लेस से निकालना हो चाहिए मैथ से निकालना हो। इसके लिए अपने को सबसे पहले इनके गुणनखंड करने होंगे। तो देखो एक तो संख्या अपने को दी है 6x या 4y के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। देखो 6 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो आपको उसे सारणी से बनाकर मैं बताऊं तो देखो 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार 3, और अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 2 से आगे वाली भाज्य संख्या है 3, 3 का भाग देंगे क्या आएगा 1। तो इसके गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3, यहाँ पे x की घात कितनी है 4 और यहाँ पे y की घात कितनी है 1। यहाँ पे 2 एक बार आया तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी, 3 भी एक बार आया तो इसकी भी घात 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 12xy का अपन देखना चाहिए तो इनके गुणनखंड क्या बनेंगे। इनके अभाज्य गुणनखंड में अगर इसको तोड़ना चाहिए अपन तोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा। 12 को गुणनखंड कर लेते हैं अपन, 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। तो अपन 12 के भाज्य गुणनखंड किए तो 2 बार आए तो इसको 2 की घात 2 लिख दूं मैं, 3 एक बार आए तो यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाएगी 1,
x कितनी बार है इसमें, एक बार है, तो x की घात हो जाएगी 1। और y कितनी बार है बेटा, एक बार है, तो यहाँ पे y की घात भी कितनी हो जाएगी 1। तो अपन ने 6x की घात 4y के गुणनखंड किए, तो आया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा x की घात 4 गुणा y की घात 1। इसी प्रकार 12xy के गुणनखंड किए, तो आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा x की घात 1 गुणा y की घात 1। अब देखो मैथ से पूछा गया अपने को, मैथ से पूछा गया एक तो 6x की घात 4y और दूसरी पूछा गया है 12xy का। इनका मैथ से निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी है अपने को। अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, अधिकतम घात लेते हैं तो अपन लय से निकालते हैं, और न्यूनतम घात लेकर अपन क्या निकालेंगे, मैथ से। तो इनकी न्यूनतम घात देखें तो देखो यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो इसमें न्यूनतम घात बनी 2 की घात 1। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे भी 3 की घात 1 है, तो इनमें न्यूनतम घात अपन देखें तो 3 की घात क्या होगी, 1 ही होगी। x की घात देखें, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो न्यूनतम इनमें होगी x की घात 1। और यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे भी y की घात 1 है, तो दोनों में न्यूनतम अधिकतम सेम ही है, तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, y की घात 1। इसको अपन सरल करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y, यानी x गुणा y। अब इसको सरल कर लो आप, 2 3 6 x गुणा y। तो ये अपन ने 6x की घात 4y और 12xy के मैथ से निकाला, जो आएगा 6xy। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 6xy। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मैथ सेट क्या होगा। हाँ अच्छा प्रश्न है भाई, आपको समझना चाहिए, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि p व q दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मैथ से यानी एचसीएफ याद कीजिए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अपने से पूछा गया है। तो देखो कल अपन ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों पे बहुत अच्छी चर्चा की थी। अगर कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है तो वो केवल स्वयं के पाड़े में आएगी, यानी इसके अलावा और किसी के पाड़े में नहीं आएगा। अगर इसके गुणनखंड करें तो उसके केवल 2 गुणनखंड बनेंगे, यानी उसमें स्वयं का ही भाग जाएगा, और 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही जाता है। तो जैसे मान लो एक संख्या आपको मैं इनमें से लेके बताऊं, जैसे 3 का अपने को अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो 3 के कैसे बनेंगे, 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। इसी प्रकार मान लो मैं 17 लेता हूँ, तो 17 में और किसी भी भाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है, किसी का नहीं जाता। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 17 ही आएगा। 3 के करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसी प्रकार में p का देखो यहाँ पे p अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा, p के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो p के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, p के अभाज्य गुणनखंड आएगा p। इसी प्रकार q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो q स्वयं अभाज्य संख्या, तो इसका भी क्या आएगा q। अब अपना तरीका वही रहेगा मैथ से निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो देखो मैथ से निकालना अपने को किस का, p व q का। मैथ से निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। देखो अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे p की घात 1 है और यहाँ पे p की घात है नहीं, तो न्यूनतम घात कौन सी बनी, नहीं होने का मतलब 0 है, तो यहाँ पे p की घात क्या है 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे q की घात 1 है, ऊपर वाले में q की घात है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूनतम घात कौन सी होगी, q की घात 0। और अभी अपन ने चर्चा की किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। 1 गुणा 1, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। इससे अपने को एक बात ये सीखने की मिली कि कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का अगर अपन एचसीएफ निकालते हैं यानी मैथ से निकालते हैं तो हमेशा उसका मैथ से कितना आएगा, 1 आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का अगर अपन मैथ से निकालते हैं
तो उनका मैस हमेशा 1 आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी दो संख्याओं को निकालेंगे या दो से अधिक संख्याओं को अपने मैस से निकालेंगे, अगर वे सारी संख्या अभाज्य संख्या है तो उनका मैस हमेशा कितना प्राप्त होगा 1। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चर्चा करते हैं। 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। अभाज्य गुणनखंड तो अपन करते ही आ रहे हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो 216 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा। 216 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं इसकी सारणी बनाऊंगा पहले, तो फिर इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे इसको। तो देखो 216 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपने को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अपनी, 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा। मैं आपको साइड में डिवाइड करके बताता हूँ। 1 2 भागे, एक बार घटाएंगे क्या बचेगा 0, उतारा 1। अब 1 में भाग जाता नहीं है, 2 का पढ़ा एक बार बोलेंगे 2 आएगा, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा 0 बार। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, घटाने पर क्या आएगा 1। आगे नेक्स्ट अंक उतारेंगे क्या आएगा 16। 2 को किससे गुणा करूंगी 16 आ जाए। 2 को मैं अगर 8 से गुणा करता हूं तो 8 दूनी क्या आएगा 16। तो इस प्रकार 216 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 108। अगर आप जानते भी होंगे कि किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो उस संख्या का आधा हो जाता है। तो इसी प्रकार 108 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो 108 का आधा कर दीजिए आप, कितना आएगा 4। फिर से देखो इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो जैसे अपन इसमें 2 का भाग देंगे तो 54 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। अब देखो इकाई का अंक विषम संख्या आ गई, यानी कि 7 आ गया। इसमें अब 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन देखेंगे अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी है 3 का भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है 9 बार में। फिर से 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 3 बार। फिर से 3 का भाग गया कितनी बार 1 बार। तो इस प्रकार अपन ने 216 के अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो क्या मिले 216 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 बार तो 2 आए हैं और 3 बार ही 3 आए हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इनको अपन घात के रूप में लिखेंगे तो 2 3 बार आए तो इसको 2 की घात 3 लिखूंगा, और 3 भी 3 बार आए तो इसको भी 3 की घात 3 लिखूंगा। तो इससे देखो 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला था, तो 216 के अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो कई बार एग्जाम में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि 216 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। तो इनकी घातों का योग अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, घातों का योग। थोड़ा सा प्रश्न को आगे बढ़ाइए तो इन 216 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग करना है। तो इसकी घात कितनी है 3 और आगे वाले की घात कितनी है 3, इनको जोड़ देंगे तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने आपको आगे बढ़ा के भी बता दिया है। यहाँ तक पूछे तब तो आपको इतना ही करना है, गुणनखंड पूछे तब तो इतना ही करना है, लेकिन इनकी घातों का योग पूछे तो इनकी घातों को जोड़ के आपको बता देना है, गुणनखंड पूछे तो इनको गुणा करके बता देना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 12 में दिया है 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है लिखिए। हाँ भाई, ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। कल मैंने बताया था वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या में, सॉरी हाँ, 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो सारी विषम संख्या होती है। या वे संख्या जिनकी इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 है वो सारी संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो आपको 0 और 50 के बीच में निकाल के बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होती है। आप 0 और 50 के बीच में विषम संख्या पूछिए, नहीं कि आपको सम संख्या पूछिए, तो इनके बीच की जितनी भी विषम संख्या वो आपको बतानी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो ये अपना जो वर्कबुक का फर्स्ट कार्य पत्रक फर्स्ट था वास्तविक संख्याएं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने आपके साथ इन 12 क्वेश्चनों पे चर्चा कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
Like, subscribe and press the bell icon for new updates.